साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण बिंदु उपसर्ग के प्रश्नोत्तर पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न है, किस क्रमांक में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और न के हल चिन्ह लगा हुआ है। 4 विकल्प हैं, अन्वय, अनिच्छा, अनबन और अन्वेषण। तो इन चारों ही जो विकल्प हैं उनमें से 3 विकल्पों में अन का प्रयोग, अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ और एक में अन का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा वो है आपका दूसरा विकल्प, अनिच्छा। देखो, अन जो है हल चिन्ह वाला और बिना हल चिन्ह वाला दोनों उपसर्ग होते हैं। यदि अन उपसर्ग के हल चिन्ह लगा हुआ है तो उसके बाद निश्चित रूप से स्वर से शुरू होने वाला शब्द आता है। जैसे इसमें अनिच्छा शब्द में अन के साथ में इच्छा शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए अनिच्छा हो गया। अन्वय में अनु उपसर्ग होता है, अनु और अय शब्दों से मिलकर बना है। अनबन में अन उपसर्ग है, पूरा नय है, अनबन। और अन्वेषण में भी अनुधन एषण, ये उपसर्ग इसमें अनु है। तो पहले विकल्प में अनु उपसर्ग है, तीसरे में अन है जो पूरा न है, और अन्वेषण में भी अनु है। लेकिन अन जो हल चिन्ह वाला है इसका प्रयोग केवल अनिच्छा में हुआ है। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि अन जो हल चिन्ह जो लगा हुआ है उसके बाद आने वाला जो शब्द है निश्चित रूप से स्वर से शुरू होने वाला होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम अन हल चिन्ह वाले और बिना हल चिन्ह वाले उपसर्ग में भेद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग है। प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है। विकल्प जो है हमारा वो पहला है प्रति, दूसरा है पहला प्रति है, दूसरा प्रय, तीसरा प्रति और उप, और चौथा प्रत्यय। तो प्रत्युपकार शब्द में एक तो प्रति उपसर्ग है, जब प्रति निकाल देते हैं तो उपकार बचता है, और उपकार में से उप निकाल देते हैं तो कार बचता है। केवल कार मूल शब्द है और बाकी इसमें प्रति उपसर्ग है और उप उपसर्ग, यानी 2 उपसर्ग हैं इसमें। कभी कभी सीधा भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इस विकल्प में एक से अधिक उपसर्ग हैं। तो ऐसे ही शब्द होंगे जिनमें एक से अधिक उपसर्ग भी होते हैं। तो प्रत्युपकार में प्रति भी है और उप भी है, 2 उपसर्ग हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस क्रमांक में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 4 विकल्प हैं, पहला है नीरस, बड़ी मात्रा है, दूसरा है निरूपण, तीसरा है निषेध और चौथा है निरवयव। 4 विकल्प हैं, तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा इसमें, वो निषेध। देखो, नीरस जो बड़ी मात्रा है उसमें नी विसर्ग लगा हुआ, नी धन रस, यानी निर उपसर्ग का प्रयोग है। निरूपण में भी निर्धन रूपण, निर्धन ऊपण, इस तरह से ये बना हुआ है निरूपण। और निरवयव, निर्धन अवयव, तो इसमें भी निर, यानी नी और नी के बाद यदि र आ जाता है तो समझ लो वहाँ निर उपसर्ग होगा, नी नहीं होगा। तो नी उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है, निषेध शब्द में हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या जो अगला है 4, उसमें देखेंगे किस क्रमांक में एक से अधिक उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में एक से अधिक उपसर्ग हैं। इसमें विकल्प है अध्यापक, अभिमान, अत्यधिक, प्रत्येक। तो अध्यापक शब्द है वो अधि, धन, आ, धन, पक शब्दों के योग से बना है। अभिमान अभि और मान के योग से बना है। अत्यधिक अति और अधिक के योग से बना है। और प्रत्येक प्रति और एक के योग से बना है। तो आपका इसमें देखेंगे चारों विकल्पों में से जो ऐसा विकल्प छांटना है जिसमें 2 उपसर्ग हैं, और 2 उपसर्ग इसमें हैं, वो अध्यापक शब्द में है। अध्यापक शब्द में अधि और आ 2 उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हर तरीके के प्रश्न इसमें लिए गए हैं, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न हैं इसमें। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें 3 विकल्प ऐसे होंगे जिनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ
और एक विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला विकल्प है अनेक, दूसरा है आदित्य, तीसरा कटक और चौथा आर्थिक। तो इनमें से हमें एक ऐसा उत्तर बताना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, चाहे किसी भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो लेकिन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर रहेगा वो है अनेक। अनेक जो है वो अन धन एक शब्दों के मेल से बना है और अन में न के हल चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि उसके आगे एक आ रहा है जो स्वर से शुरू हो रहा है। तो अन धन एक, अनेक में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आदित्य में अदिति धन ये, आदित्य हो गया। कटक अदिति धन ये, यानी इसमें यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और कटक अपने आप में एक शब्द है कटक, जिसका अर्थ सेना होता है। और आर्थिक में अर्थ धन इक, अर्थ के इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यानी देखेंगे आप आदित्य और आर्थिक में तो प्रत्यय जुड़ा हुआ है और कटक अपने आप में एक शब्द है। अनेक में अन धन एक, यानी अन उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनेक। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ ये बताना है हमें। तो किस में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला विकल्प है अत्यल्प, दूसरा अतिथि, तीसरा अतीव और चौथा अतिरिक्त। तो चारों ही विकल्प में हमें अति कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो किस में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो हमें बताना है और इसका जो सही उत्तर है वो है अतिथि। देखेंगे अतिथि में भी हमें अति दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर अति उपसर्ग का प्रयोग न होकर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अतिथि का मतलब अ धन तिथि, अ तिथि जिसकी आने की तिथि न हो वो अतिथि होता है, जो बिना बताए आ जाए तो अतिथि होता है, मेहमान को बोलते हैं। अत्यल्प में अतिधन अल्प होता है, अतीव में दीर्घ संधि है, अतिधन इव होता है, बड़ी मात्रा बन जाती है। अतिरिक्त में अति और रिक्त यानी अति उपसर्ग है। तो अति उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? अतिथि में। इसका हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? देखेंगे ऐसा एक विकल्प हमें इसमें मिलेगा जिसमें दो से अधिक उपसर्ग हैं। हमने एक उपसर्ग की बात कर ली, दो की कर ली, अब दो से अधिक उपसर्ग किसमें हैं? पहला विकल्प है अपना आचार्य, दूसरा प्राध्यापक, तीसरा पर्यावरण और चौथा अध्ययन। तो ऐसा कौन सा शब्द है इसमें दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है वो हमें छांटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राध्यापक। देखो प्राध्यापक शब्द जो है इसमें पहले प्र शब्द आएगा, प्र उपसर्ग है, फिर अध्यापक, अध्यापक में अधि आएगा और अधि के बाद में आ जाएगा। इस प्रकार से करके इसमें तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, प्र, फिर अधि और फिर आ, और इसमें मूल शब्द केवल है पक, बस। आचार्य में आ उपसर्ग है यानी एक ही उपसर्ग है। पर्यावरण में परि और आ यानी दो उपसर्ग हैं, परिधन आवरण, तो परि आ जाएगा, फिर आवरण में आ जाएगा, तो दो उपसर्ग हैं। और अध्ययन में एक ही उपसर्ग है, अधिधन अयन यानी एक उपसर्ग है अधि। तो दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ इसमें प्राध्यापक शब्द में। अगला प्रश्न देखेंगे, पराश्रित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पराश्रित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो पहला विकल्प है पर, पूरा रह है, दूसरा है परा, तीसरा पर रह के हल चिन्ह लगा हुआ है और चौथा है परी। चार हमारे पास विकल्प है। पराश्रित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो पराश्रित शब्द का अर्थ होता है दूसरों पर आश्रित। तो दूसरों के अर्थ में जो शब्द आता है वो है पर। तो पर धन आश्रित यानी पराश्रित, दूसरों पर आश्रित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा पर। साथियों एक बात ध्यान देने की है कि पर और परा दोनों ही उपसर्ग होते हैं और पर उपसर्ग का प्रयोग हमेशा जब दूसरे के अर्थ में आए तभी होता है। जैसे हम बोलेंगे परास्त, तो परास्त में पर उपसर्ग नहीं है, परा उपसर्ग है, परा धन अस्त यानी परास्त का अर्थ हार होता है। लेकिन हम बोलेंगे जैसे पराधीन, तो पराधीन का अर्थ होता है दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन। इसका मतलब उसमें क्या होगा? पर उपसर्ग होगा, परा नहीं होगा। तो पर उपसर्ग का प्रयोग तभी करते हैं जब वो दूसरों के अर्थ में आए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में विदेशी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे पूछे जाते हैं कि विदेशी उपसर्ग का प्रयोग, विदेशी कौन कौन से उपसर्ग हैं, इसका प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें है किस शब्द में विदेशी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला विकल्प है लावारिश, दूसरा हम सफ़र, तीसरा सरदार और चौथा विरेचन। तो इनमें से तीन जगह जो विकल्प हैं उनमें विदेशी उपसर्ग हैं,
और एक जगह नहीं है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, वो है विरेचन। विरेचन में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और वी उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग है, इसका मतलब वो विदेशी नहीं है। लेकिन देखेंगे लावारिस में ला, हम सफ़र में हम और सरदार में सर, ये तीनों ही जो हैं वो विदेशी उपसर्ग हैं। यह बात हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें देखो, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा शब्द हमें बताना है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, बहुत छोटे छोटे शब्द आते हैं और उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें पहला विकल्प है विज्ञ, दूसरा है निज, तीसरा है प्रभा और चौथा है सभा। तो 4 विकल्प देखेंगे, विज्ञ, निज, प्रभा और सभा। एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो हमें बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सभा। देखो, विज्ञ में वी उपसर्ग है, निज में नी उपसर्ग है और प्रभा में भी प्र उपसर्ग है, लेकिन सभा में स उपसर्ग नहीं है। तो इसका मतलब सभा शब्द जो है उसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में अनु उपसर्ग है। किस शब्द में अनु उपसर्ग है। पहला विकल्प है अनुदार, दूसरा है अनुचित, तीसरा अनुदित और चौथा अनुत्पादक। 4 विकल्प है, चारों में हमें देखने से अनु दिखाई दे रहा है, लेकिन अब अनु उपसर्ग केवल एक ही जगह है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा करते हैं। पहला अनुदार, अनुदार शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, अन्न धन उदार होता है, तो जिसमें उदारता के भाव नहीं हो, अनुदार हो गया। अनुचित में भी अन्न धन उचित होता है और अनुत्पादक में भी अन्न धन उत्पादक होता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है अनुदित, बड़ी मात्रा है, अनुधन उदित। इसमें अनु उपसर्ग है और इसके साथ में शब्द जुड़ा हुआ है उदित, उदित शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अनुधन उदित। इसका छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाता है। इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग केवल अनुदित शब्द में हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में पर उपसर्ग का प्रयोग, किस क्रमांक में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब देखो, वही बात अभी आ रही है, पर और परा का अंतर यहाँ आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछते ही रहते हैं इनको। पहला है पराजय, दूसरा है पराभव, तीसरा है पराधीन और चौथा है परामर्श। तो इनमें से 4 विकल्प हैं, उनमें 3 में पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं होकर परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो पर उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है, यह हमें बताना है। तो पहला विकल्प है पराजय, दूसरा है पराभव, तीसरा पराधीन और चौथा परामर्श। तो पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है पराधीन में। पराधीन का मतलब होता है दूसरों के अधीन, और यदि हमारा जो अर्थ है किसी भी शब्द का दूसरों के अर्थ में निकलता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परा में परा उपसर्ग है, पराधन जय, पराभव में भी पराधन भव और परामर्श में भी पराधन मर्श। तो वहाँ तीनों ही जगह परा उपसर्ग है, लेकिन पराधीन का मतलब होता है दूसरों के अधीन। पर धन अधीन एक पर उपसर्ग है और बाद में अधि उपसर्ग भी है, तो पराधीन यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसी भी तरीके के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो बताना है। पहला है अभिज्ञ, दूसरा है सदैव, तीसरा अधिक और चौथा है श्यामल। तो यहाँ पर कौन सी जगह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है, और इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा, अभिज्ञ, सदैव, अधिक और श्यामल। तो सही उत्तर है हमारा इसका अभिज्ञ। अभिज्ञ में अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभी, और इसका जो मूल शब्द है वो ज्ञ है। सदैव में इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, सदा धन एव संधि है, अधिक सीधा ही शब्द है, और श्यामल में भी श्याम शब्द के लय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिज्ञ। अगला देखेंगे प्रश्न, स उपसर्ग से बना शब्द है। स उपसर्ग से बना शब्द है। 4 विकल्प हैं, चारों में से एक शब्द ऐसा होगा जिसमें स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी 3 में नहीं होगा। पहला विकल्प सोलास, दूसरा सहोदर, सोलास, सहोदर, सहज और सहानुभूति। 4 विकल्प हो गए, इनमें से स उपसर्ग से बना हुआ शब्द हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सोलास। देखो, स धन उल्लास, स धन उल्लास, उल्लास के साथ, तो इसमें स उपसर्ग है, और उल्लास में भी उत और उपसर्ग है, इसमें 2 उपसर्ग हो गए। सहोदर में सह धन उदर, इसमें सह उपसर्ग है, इसमें स
है, सह उपसर्ग है। सहज में भी सह उपसर्ग है, सह और जय, सहज। और सहानुभूति में भी सह और अनुभूति में अनु, दो उपसर्ग है। इस प्रकार से केवल स का जो प्रयोग है वो सोलास में हुआ है और किसी में नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। सु उपसर्ग से बना शब्द, सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छे के अर्थ में जो आता है स्वागत, सुमन, सदानंद और सुक्ति। इनमें से सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? तो स्वागत में सु धन आगत होता है यानी सु उपसर्ग है। सुमन में सु धन मन होता है यानी सु उपसर्ग है। और अंतिम जो विकल्प है सुक्ति, इसमें सु धन उक्ति यानी अच्छी उक्ति, दूसरों के लिए अच्छा हम बोले तो सुक्ति हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सदानंद। सदानंद में सत धन आनंद यानी एक तो सत उपसर्ग है और एक आनंद का आ उपसर्ग है, तो सदानंद में दो उपसर्ग है। लेकिन सदानंद में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ सदानंद। अगला प्रश्न देखेंगे। किस क्रमांक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रमांक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ बताना है। पहला कुसुम, दूसरा है कु अवसर, तीसरा है कुपुत्र और चौथा कुमार्ग। इस तरीके के प्रश्न भी आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि एक जैसे लगते हैं और एक उसका उत्तर होता है। किस क्रमांक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कुसुम, कुअवसर, कुपुत्र, कुमार्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुसुम। देखो, कुसुम में किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुअवसर में कु उपसर्ग है और अ उपसर्ग है। कुपुत्र में कु उपसर्ग है और कुमार्ग में भी कुमार्ग है। लेकिन कुसुम शब्द में यदि हम कु को अलग करते हैं तो सुम शब्द का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कुसुम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ वो हमें बताना है। तो इसमें देखेंगे विकल्प पहला स्वाधीन, दूसरा स्वच्छ, तीसरा स्वागत और चौथा स्वल्प। तो चार विकल्प में सु का प्रयोग नहीं हुआ ऐसा बताना है। स्वाधीन, स्वच्छ, स्वागत और स्वल्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब अपने अधीन। अपने अधीन है तो सु नहीं आएगा, स्व आएगा। स्व धन अधीन, पूरा करें तो स्व धन अधिधन इन, तो स्वाधीन बनता है। तो स्वाधीन का में जो है वो स्व उपसर्ग है न कि सु। स्वच्छ में सु धन अच्छा होता है, स्वागत में सु धन आ धन गत होता है और स्वल्प में सु धन अल्प होता है। इस प्रकार से होता है। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम, सत उपसर्ग के प्रयोग से देखेंगे। सत उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द नहीं है, यानी इसमें चार जो विकल्प हैं उनमें से तीन ऐसे विकल्प होंगे जो सत उपसर्ग के प्रयोग से बना है। सदाचार, सज्जन, सन्मार्ग और संतोष। तो इनमें से चार विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सत उपसर्ग का प्रयोग उसमें नहीं हुआ? सदाचार में हुआ है, सतधन आचार होता है। सतधन आ धन चार यानी दो उपसर्ग हैं, सत और आ। दूसरा सज्जन में भी होता है, सतधन जन, सज्जन बन जाता है, तय जय में बदल जाता है। सन्मार्ग, सतधन मार्ग यानी अच्छा मार्ग, तो ये भी इसका सही उत्तर है। तो आपका जो इसका उत्तर होगा संतोष। सम धन तोष, सम धन तोष होगा, सत धन तोष नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निर उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। निर उपसर्ग देखेंगे, इसमें चार विकल्प है, निदेशक, निकेतन, निरोग और निवेश। निदेशक, निकेतन, निरोग और निवेश। इनमें से निर उपसर्ग से बना शब्द है और वो है निरोग। देखो, निरोग में निर और रोग दो शब्द इसमें मिले हुए हैं। बाकी इन तीनों में ही निदेशक में, निकेतन में और निवेश में केवल एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो है नी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसमें है विकल्प उत्कर्ष, उज्ज्वल, 19 और उन्नयन। तो इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसमें उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी तीन में हुआ है। उत्कर्ष में उत है, उज्ज्वल में भी उत है, उत धन ज्वल, इसमें भी उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्नयन में भी है, उत धन नयन, लेकिन 19 में नहीं होगा। 19 का अर्थ है 20 से एक कम, तो इसका जो सही विभाजन होगा वो होगा उन धन 20, उन धन 20 होगा। और इसमें न के हल चिन्ह भी नहीं लगेगा, सीधा सीधा ही उन आएगा। उन धन 20 यानी 20 से एक कम 19 हो गया। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है।
उत उपसर्ग का प्रयोग उत्कर्ष में, उज्ज्वल में, उन्नयन में हुआ है, लेकिन 19 में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि उसका अर्थ द्वारपाल हो जाए। इस तरह के प्रश्न भी जैसे जो सेंट्रल लेवल की जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे एसएससी, जीडी है और रेलवे है, इस तरह की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि उसका अर्थ द्वारपाल हो जाए। अब जोड़ जोड़ के देख लेते हैं। 4 विकल्प देखेंगे, प्रति, प्र, सम और परि। बहुत ही सरल है इसे। देखो, जैसे प्रति जोड़ा तो प्रतिहार बन गया, प्र जोड़ा तो प्रहार बन गया, सम जोड़ा तो संहार बन गया और परि जोड़ा तो परिहार बन गया। इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्रति जोड़ने से इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो गया प्रतिहार, और प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। प्रतिहार जो वंश है वो भी, उसके जो शासक हैं वो भी पहले द्वारपाल का ही कार्य करते थे और बाद में उन्होंने अपने राजवंश की स्थापना कर दी और वो प्रतिहार वंश कहलाए। तो प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। इस तरह से हम जोड़ के भी उत्तर देख सकते हैं। जैसे प्रहार है तो प्रहार का अर्थ क्या होता है, मारना होता है, प्रहार करना, वार करना। सम का मतलब संहार मारना। इस तरह से अर्थ अलग चला जाएगा, लेकिन प्रति जो शब्द है उसका अर्थ हम देखेंगे तो प्रतिहार होगा, जिसका अर्थ क्या होता है, द्वारपाल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ बताना है। इसमें देखो, विधा, विधि, विद्रोह और शोभा। 4 विकल्प हैं, विधा, विधि, विद्रोह और शोभा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका शोभा। देखो, विधा में भी उपसर्ग है, विधि में भी उपसर्ग है और विद्रोह में भी उपसर्ग है, लेकिन शोभा में शो उपसर्ग नहीं है। शोभा अपने आप में मूल शब्द है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा शोभा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला विकल्प है अन्वीक्षा, दूसरा अनुचित, तीसरा अन्वेषण और चौथा अन्वय। अनु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ बताना है। अन्वीक्षा में अनुधन ईक्षा होता है, यानी हुआ है। अनुचित में अनधन उचित होता है। अन्वेषण में अनुधन ऐषण होता है और अन्वय मतलब अनुधन अय होता है। तो अनु उपसर्ग का जो प्रयोग है वो किसमें नहीं हुआ और इसका सही उत्तर है अनुचित। अनुचित में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें अन जो हल चिन्ह लगा हुआ है उसका प्रयोग हुआ है, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में दु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दु उपसर्ग, दु भी एक उपसर्ग है, दु भी होता है, दुर भी होता है। दु उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ है। दुर्विचार पहला विकल्प देखेंगे, दुश्चिंता दूसरा, दुराचार और फिर दुमट। 4 विकल्प हैं, सभी में दु दिखाई दे रहा है, लेकिन दु उपसर्ग का प्रयोग केवल एक जगह हुआ है और इसका सही उत्तर है दुम्मट। दुम्मट का अर्थ क्या होता है, 2 प्रकार की मिट्टी। वैसे एक मिट्टी का प्रकार होता है जो ज़्यादा उपजाऊ होती है, दुम्मट कहलाती है। तो दुर्विचार में दुर उपसर्ग होता है और एक वी भी है। दुश्चिंता में दुस उपसर्ग है और दुराचार में दुर और आ 2 उपसर्ग हैं। तो इसमें दुमट जो है इसमें दु उपसर्ग है। दुराचार में दुर और आ दुराचार, तो दुर हो जाएगा। दुर्विचार में दुर, दुराचार में दुर, दुश्चिंता में दुस, केवल एक ही बचता है जिसमें दु का प्रयोग हुआ है, आगे कुछ नहीं उसके, तो उसका सही उत्तर हो गया दुमट। अगला प्रश्न देखेंगे, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। यानी ऐसा शब्द बताना है जो विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। इसके 4 जो विकल्प हैं उनमें देखेंगे, पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है खुशहाल, तीसरा बेदर्द और चौथा कमज़ोर। तो इनमें 3 जो उपसर्ग हैं इन शब्दों के अंतर्गत वो विदेशी उपसर्ग हैं, एक नहीं है। तो कौन सा विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ नहीं है और इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक प्राक धन ऐतिहासिक इन शब्दों से मिलकर बना है। वैसे पूरा तो है प्राक धन इतिहास धन एक प्रागैतिहासिक। खुशहाल में खुश उपसर्ग है, बेदर्द में बे उपसर्ग है और कमज़ोर में कम उपसर्ग है। तीनों ही उपसर्ग क्या हैं, विदेशी उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अधि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ बताना है। पहला है अध्यात्म, दूसरा है अधीन, तीसरा अधोमुख और चौथा अधित्यक का। तो इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है वो बताना है। और अध्यात्म, अधीन, अधोमुख, अधित्यक का, तो इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ, वो है अधोमुख। अधोमुख में नहीं हुआ है। अध्यात्म में देखो अधिधन आत्म होता है, अधीन में अधिधन इन होता है,
और अधित्यक्का में अधिधन त्यक्का होता है, अधित्यक्का, और इसमें अधोमुख में कुछ नहीं होता है। अधोमुख में अधय धन मुख, यानी विसर्ग से स्टार्ट शुरू है अधय धन मुख, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अधित्यक्का जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। ये आपके शब्द वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है उनमें भी पूछा जाता है, अधित्यक्का, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अगला प्रश्न देखेंगे, उत उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द नहीं है। उत उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द नहीं है, वो बताना है। तो पहला है उतारना, दूसरा है उत्कृष्ट, तीसरा उद्बोधन और चौथा उल्लेख। तो इसमें उत के प्रयोग से बना हुआ शब्द नहीं है और वो है उतारना। उतारना में उ उपसर्ग है, उ, और तारना, इसमें उत नहीं है। उत्कृष्ट में उत और कृष्ट होता है। उद्बोधन में भी उत धन बोधन होता है और उल्लेख में भी उत धन लेख होता है। इसका मतलब उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? उतारना नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अगला उसी टाइप का प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला विकल्प है अभिधा, दूसरा है प्रतिज्ञा, तीसरा महिष और चौथा परिधि। तो इसमें से 3 विकल्प ऐसे हैं जिनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी एक में नहीं। तो अभिधा में अभि उपसर्ग है, प्रतिज्ञा में भी प्रति उपसर्ग है और परिधि में भी परि उपसर्ग है, लेकिन महिष शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। मही धन ईश, यानी यहाँ पर कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे हम, किस क्रमांक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो वैसा ही प्रश्न है, किस क्रमांक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला है अनुज, दूसरा अग्रिम, तीसरा प्रतिभा और चौथा आभा। तो इन चारों ही शब्दों में से देखना है कि किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुज में अनुपसर्ग है, अग्रिम में अग्रधन, अग्र शब्द है जिसके इम जुड़ा हुआ है, और फिर प्रतिभा है, प्रतिभा में प्रति उपसर्ग है, आभा में आ उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अग्रिम। अग्रिम शब्द जो है उसमें अग्र के इम जुड़ा हुआ है और अग्र किसी भी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है। देखो अनुज में अनु उपसर्ग है, अनुधन जय, अनु यानी बाद में, व जय यानी जन्म लेने वाला, यानी छोटा भाई जो बाद में जन्म लेता है। प्रतिभा में भी भा है और भा शब्द और प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। आभा में भी भा शब्द है और आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन अग्रिम में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप सोचेंगे सर हिंदी की तो उपसर्ग पढ़ रहे थे, हमें कुछ संस्कृत के उपसर्गों की भी जानकारी रखनी है। संस्कृत के कुछ 22 उपसर्ग होते हैं, तो यदि हमें उनका ज्ञान है तो हम इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ, मतलब संस्कृत के और विदेशी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें देखेंगे, एक है पहला अनुभव, दूसरा है अनबन, तीसरा प्रयोग और चौथा प्रतिक्षण। तो इनमें से 3 उपसर्ग तो संस्कृत के हैं और एक उपसर्ग केवल हिंदी का है, वो आपको बताना है, और वो उपसर्ग है अनबन। अनबन शब्द में अन जो है वो हिंदी का है, जबकि अनुभव शब्द संस्कृत का है, प्रयोग संस्कृत का है और प्रतीक भी संस्कृत का ही, संस्कृत के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग केवल अनबन शब्द में हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में विदेशी उपसर्ग नहीं है? विदेशी उपसर्ग नहीं है ये बताना है। पहला विकल्प है औ, दूसरा है कम, तीसरा अल और चौथा है दर। तो इन 4 विकल्पों में से 3 तो विदेशी उपसर्ग हैं और एक नहीं है, और जो विदेशी नहीं है वो है औ। जैसे अवसर, अव को बना दिया औ, जैसे अवसर तो औसर, अवगुण तो अवगुण, ऐसे अवतार तो अवतार, इस तरह से चलता है। और कम जो है वो विदेशी उपसर्ग है, अल भी विदेशी है और दर भी विदेशी उपसर्ग, तीनों विदेशी उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभी हम बात भी कर रहे थे 19, तो इसमें 19 में उपसर्ग कौन सा है? उत, उन और उद, 4 विकल्प हो गए। अब देखो इसमें से 19 में कौन सा उपसर्ग है? 19 का अर्थ क्या होता है? उन धन 20, यानी 20 से 1 कम, 20 से 1 कम, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? उन धन 20, उन धन 30, इस तरह चलता है। 19, 29, 39, 49, 59, 69, इस तरह से इन सब में उन उपसर्ग का प्रयोग है और उन का अर्थ होता है 1 कम। अगला देखेंगे, किस क्रमांक में स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? देखो स का प्रयोग नहीं हुआ ऐसा बताना है। पहला है सादर, दूसरा सहोदर, तीसरा सोदेश्य और चौथा सावधान। इसमें से कौन से विकल्प में स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? और इसका सही उत्तर है सहोदर। देखो सादर में स धन आदर होता है,
यानी स धन आदर, यानी एक आपको स उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है और दूसरा उपसर्ग है आ। इसमें फिर सोउद्देश्य में स और उद्देश्य जुड़ा हुआ है, और इसमें स धन अवधान जुड़ा हुआ है, अवध और धान। और सहोदर में सह धन उदर, सहोदर यानी क्या होता है, सगा भाई होता है, उसको होता है सहोदर। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सहोदर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शब्द में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ऐसा शब्द बताना है। और पर उपसर्ग का प्रयोग वहीं होता है जहाँ जो शब्द है उसका अर्थ हो दूसरे के अर्थ में, तो वहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखेंगे पहला विकल्प है पराधीन, फिर है परास्त, फिर है परामर्श और फिर है पराक्रम। 4 विकल्प हैं। तो परास्त पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो है पराधीन में। पराधीन यानी दूसरों के अधीन, जबकि परास्त, परामर्श और पराक्रम तीनों ही शब्दों में दूसरों से कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा इसमें आ जाएगा पराधीन शब्द। अगला देखेंगे, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम, और ये अंतिम प्रश्न इसका, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ वो बताना हमें। पहला है समलंब, समीक्षा, समजात और समवयस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समीक्षा। तो इन्होंने बिल्कुल, जैसे सम धन ईक्षा तो समीक्षा हो गया, इसके बाद भी स्वर आना जरूरी होता है और बाकी व्यंजन आ सकता है, जैसे पूरा हो तो समलंब में सम है पूरा, समजात में सम है और समवयस्क में सम है, लेकिन सम हल चिन्ह वाला इसमें शामिल नहीं है। तो सम उपसर्ग का प्रयोग कौन से में नहीं हुआ, कौन से में हुआ है, समीक्षा में हुआ है। तो साथियों आज के लिए इतना ही करेंगे, उसके लिए धन्यवाद।